हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आर ए स्टडी 21 में। आज से हमने इस बेस पर क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का जो न्यू पैटर्न मैथ आया है उस वो स्टार्ट किया है हमने गणित, यानी कि गणित जो 2023 और 24 का जो न्यू पैटर्न मैथ आया वो हमने इस क्लास पर इस यूट्यूब चैनल पर शुरू किया है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज से हमने क्लास 10th का एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम में मैथ स्टार्ट किया है। और देखिए सबसे पहला चैप्टर हैगा वास्तविक संख्या। और मैंने कल बताया था, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें से जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं उसका मैं जब मैं चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा तब मैं बताता जाऊंगा कि कौन सी प्रश्नावली के हटे हैं, कौन से सवाल हटे हैं और कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से नहीं हुए। तो आइए सबसे पहले मैं वही क्लियर कर देता हूँ। पहला पार्ट है वास्तविक संख्या। पहले पार्ट में से जो पुराना मैथ है, एनसीईआरटी जो पुराना मैथ है जिसके पास पुरानी बुक है उसमें से 1.1 और 1.4 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ध्यान रखें। जिसके पास नई बुक है 2023 की उनके पास तो 1.1 1.2 सही है, लेकिन जिसके पास पुरानी है 2023 से पुरानी किताब है उसमें से 1.1 चैप्टर और 1.4 चैप्टर हट चुका है, ध्यान रखें, इसे ना पढ़ें। और जो न्यू किताब है उसमें से 1.1 से ही प्रारंभ किया है, ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। सबसे पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में। देखिए गुणनखंड तो आप जानते होंगे और मैं आज पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है आप वो जान लीजिए। देखिए दो संख्या होती है, एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। रास्टर को भी जरूर रखें, साथ में नोट करते जाएं। अगर आप नोट नहीं करते तो मैं हट जाऊंगा, जब सवाल क्लियर हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेते चलें, या ज्यादातर आप रास्टर को भी साथ में रखें। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दो संख्या होती है। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या एक इनकी परिभाषा होती है, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या वे संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड। अब दो से ज्यादा गुणनखंड कैसे, जैसे कि संख्या है 10। अब इसके देखिए एक तो ये 10 से भाग चला जाएगा इसमें, और एक 1 से भाग चला जाएगा, और एक 2 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, हाँ इतने से चला जाएगा, यानी कि 4 संख्याओं से भाग चला जाएगा। तो ये हो गई भाज्य। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या की परिभाषा के लिए वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कैसे, जैसे संख्या 3 संख्या दी है, 3 एक संख्या है। अब 3 किससे कटे, 3 में किसका भाग चला जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, यानी कि और किसी से भाग नहीं जाएगा। यानी 3 यानी एक स्वयं से, एक हो गया स्वयं से और एक से। वे संख्या जिनका स्वयं से और 1 से भाग जाता है वे होती है अभाज्य। और वे संख्या जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड बन सके, जी स्वयं से चला जाए, 1 से चला जाए और किसी अन्य संख्याओं से भाग चला जाता है, तो होती है भाज्य संख्या। ध्यान रखें इनको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब गुणनखंड क्या होती है, देखिए सब पहला क्वेश्चन है 140। तो हम आइए इसी से शुरू करते हैं। 140 ही हमारा सवाल है। पहले तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, एक इस तरह से लाइन खींचनी है और एक इस तरह से। अभाज्य संख्या बता दी मैंने, 2 3 5 7 11 13 17 19 जो भी अभाज्य संख्याओं अनंत तक होती है। अब आपको अभाज्य संख्याओं से भाग देना। देखिए 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना। इससे छोटी संख्या क्या है, 2, पीछे क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है मतलब 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, 2 7 14, कितना बचा 0 है, तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए पीछे सम संख्या है, फिर 2 से देना है, 2 2 3 6, 1 बचा, जहां कितने हुआ 10, 2 5 10, 35 हो गया। अभी देखिए 35 हो गया, पीछे पे सम संख्या है। अब 2 से किसमें भाग जाएगा नहीं, 3 से, तो 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 5 से, 5 से भाग दें, 5 7 35, 7 आ गया।
अब सात का सात भी क्या है, अवाच्य संख्या, तो अवाच्य संख्या का भाग सिर्फ अवाच्य संख्या से ही जाएगा, सात एकम सात। ये देखिए गुणनखंड हुआ है। अब हमको क्या बोला है, अवाच्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, अवाच्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। अब ये हुए ये देखिए सभी अवाच्य संख्या है, अब इनके गुणनखंड के रूप में लिखना कैसे, तो यह लिख लेना अवाच्य गुणनखंड, ये हटा देता हूं। अब ये देखिए ये गुणनखंड हुआ है, हमको पहले यही लिख के बता देता हूँ, 2 × 2 × 5 × 7 ये संख्या हो गई। अब इनको हमें अवाच्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए 2 × 2 × 2, अब इनको यहाँ लिखते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब ये देखिए दो संख्या एक सी है, समान है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दो अगर अलग अलग लिखेंगे, दोनों समान है, दो संख्या है तो 2 का वर्ग चढ़ जाएगा, अगर 3 संख्या होती तो 3 हो जाता, 2 है इसलिए 2। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अवाच्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से ले सकते हो। आइए अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कितना आएगा, 156। 156 के अवाच्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में लिखना, कितना आएगा 156। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, लाइन खींचनी है इस तरह से। आपको देखिए पीछे आएगा सम संख्या, सम संख्या को आप छोटी छोटी संख्या भी 2 से भाग दे सकते हैं। 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। आपको देखिए अभी समझा देता हूँ, इसे तोड़ते कैसे, आपको भाग देना है सिंपल। जैसे संख्या है 2 से काटना है, 2 का ऐसा फाड़ा पड़ना है कि 15 से जाना जाए, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, ये 16 हो गया। 2 का फाड़ा ऐसा पड़ना है कि 16 से जाना जाता, 2 अट्ठे 16। ऐसे ऐसे करके आपको देना है, समझा रहा हूं, वैसे आप जानते हो इतना तो। ये हो गया, अब इसको काटना है सम संख्या, फिर 2 से 2 3 6, कितना बचा 1, 18 हो गया, 2 9 18, 39 हो गया। अब ये देखिए पीछे विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से ही जाएगा, 3 से चला जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब ये देखिए अवाच्य संख्या है जिसका किसी और से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ किसी संख्या से भाग जाएगा, 13 एकम 13। अब इनको क्या लिखना है, अवाच्य गुणनखंड के रूप में, अवाच्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब देखिए पहले यहां पर आप लिख लीजिए 2 × 2 × 3 × 3, सॉरी 13, ये संख्या हो गई। अभी देखिए ये अवाच्य संख्या है, ये अवाच्य संख्या, लेकिन ये डबल है, डबल है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो आपने यहां जमा कर लिख दे, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखिए सभी अवाच्य संख्या है और ये इनके गुणनखंड है। अपन आप कर दें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, थोड़ा बड़ा आएगा, 3825। 3825 के अवाच्य गुणनखंड निकालने हैं। देखिए सबसे पहले पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 क्या है विषम संख्या है, तो आप छोटी छोटी संख्या 3 से काट कर देख लीजिए, पहले 3 से चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हुआ, 7 21, 1 बचा 15 हुआ, 5 है 15 चला जाएगा। अभी देखिए फिर 3 से 3 चौके 12, क्या कितनी है 7 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ कितने हुआ 15, 5 है 15। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 से 3 एकम 3, कितना बचा 12, तो ये नहीं जाएगा 3 से, क्योंकि ये 15 5 नहीं कटेगा। अब पीछे 5 है तो कोई भी संख्या होगा पीछे 5 है तो वो 5 से तो कट ही जाएगी, काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2 5 25। अब बचा क्या 85, ये 3 से फिर भी नहीं जाएगा, फिर 5 से काटना पड़ेगा, 5 एकम 5, कितना बचा 3, ये कितने होगा 35, 5 7 35। अभी देखिए 17 एक अवाच्य संख्या है, अवाच्य संख्या किससे करती है, स्वयं से करती है, तो 17 एकम 17। ये देखिए अब इनको कैसे लिखना है, अवाच्य गुणनखंडों के रूप में। ये देखिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये डबल है, ये भी डबल है, ये सिंगल है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 17 × 5, 5 2 है 5 का स्क्वायर इंटू 3 डबल है 3 का स्क्वायर। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चौथा कर दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना हो तो। अब करते हैं चौथा। चौथा क्या होगा,
5005 इसका निकालना है। अब देखिए 3 से काटोगे आप, 3 से कट गया। देखिए पीछे विषम संख्या, इसलिए पहले सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होती है, विषम सॉरी हाँ विषम संख्या 3 होती है। सबसे पहले आपको 3 से काट के देखना है। 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 30 आते की 30 18, 2 20, 30 18, 25 दिन ही जाएगा। ये किससे जाएगा, ये 5 से ही जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 5 एकम 5। अभी देखिए अब किससे काटेगा, 3 से काट के देख लीजिए पहले। 3 3 का 9, 1 बचा था, 3 3 का 9, ये 3 से नहीं जाएगा। 7 से 7 एकम 7, कितना बचा 3, 30 होगा। 7 चौके 28, 29 30, 2 बचा, कितने हुआ 21, तो 7 3 21, इससे चला जाएगा। अब देखिए 43 है, 143 है। अब ये 3 से पहले 3 से काट के देख लीजिए, 3 से नहीं कटेगा, 3 चौके 12, 2 बचे 23 नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 7 2 जो 3 बच जाएगा। तो 7 के बाद 11 आती, 11 11 कहाँ 11 से चला जाएगा, ये 11 से 11 एकम 11, कितना बचा 3, ये होगा 33, 11 3 33, 13 क्या है एक अभाज्य संख्या, तो 13 सिर्फ 13 से ही जाएगी। इनको भी क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इनको लिखना है किसमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अब कैसे लिखना, देखिए सिंपल है, इसमें कोई इसको नहीं चलाना, इसको ऐसे ही लिख देना, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, उतार लीजिए। अगर हम आता है 5वां 7424, 7429 सॉरी। पहले तो आप क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। अभी देखिए किससे काटना है, पीछे विषम संख्या है, तो आप पहले 3 से करके देख लीजिए। 3 दूनी 6, 14, 3 चौके 12, कितने बचे 2 22, 3 7 21, 19, 3 से नहीं जाएगा। 7 से काट के देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 44, 7 से नहीं जाएगा। 11 से नहीं जाएगा। 17 से काट के देख लीजिए, 17 चौक 68, 17 चौक यहाँ से यहाँ करके देख लीजिए, 74 29 29, भाग करके देख लीजिए आप ऐसे करके। अगर ऐसे यहाँ पे समझ नहीं आता भाग करके, 17 चौके 68, कितना बचा 6 बचे, 8 से 14 था 6 बजे, उतारी 2, 17 17 थी 51, कितना बचा, एक यहाँ से बच गया, एक यहाँ से बच गया, 11 19, 17 सत्ते 119, तो ये किससे चला जाएगा, 17 से कट जाएगा। कितनी बार जाएगा, 737 बार, ये हो गया। अब इसके बाद इसको देखना है, देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं जाएगा। 7 से 7 46 17 नहीं जाएगा। 11 से 11 एकम 11 का 3 33 नहीं जाएगा। फिर 17 से भी नहीं जाएगा, 17 दून 34, 17 से भी नहीं जाएगा। 19 से काट लीजिए, 19 एकम 19 19 19, या भाग देख लीजिए 437, 19 से करके देख लीजिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 57, 19 दूनी 38 29 57, 19 से चला जाएगा। 19 से चला जाएगा कितनी बार, 23 बार, 23 बार। 23 भी अभाज्य संख्या, 23 भी किसी जाएगा, 23 से ही जाएगा। क्या लिखना है आपको, वही अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को रूप लिखना है, तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो आपको सिंपल 17 इंटू 19 इंटू 23 ऐसे करके लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के सभी आंसर हो चुके हैं। अब हम अगला दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला कर लिया, अब करते हैं दूसरा। क्या आएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं को गुणनफल क्या दिया है, HCF और LCM है। जांच करना है और युग्मों क्या है, HCF और LCM निकालना है, किसके, गुणनखंडों के। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए 26 और 91 दो संख्या दी है, इनका क्या निकालना है, HCF और LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा उनको जांच भी करना है कि HCF और LCM सही है या नहीं है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए ये संख्या 26 और 91। सबसे पहले हमको इनको क्या निकालना है, इनके निकालना है हमको गुणनफल, गुणनखंड निकालना है। पहले क्या हुआ, 26 का और 91 का गुणनखंड कर लीजिए पहले।
किससे चला जाएगा, देखिए सम संख्या है, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 13 क्या है, एक अवध संख्या तो 13 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13, ये हो गया। अब इसको ये भी सम संख्या 2 से चला जाएगा, 2 तीन 6, 2 चौके 8, कितना बचा, 1 2 अट्ठे सॉरी 91, ये 91, ये 2 से नहीं जाएगा। ये देखिए पीछे विषम संख्या है, ये 3 से 3 त्रिगुणों नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 21 हो गया, 7 3 21, ये 13 बचा, 13 किससे जाएगा, 13 एकम 13, 13 से। अब इनको हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इनके हमको, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले इनको इनके देखिए 2 इंटू 13, ये क्या आएगा 7 इंटू 13, एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समवर्तक। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बड़ी से बड़ी उच्चतम घात होती है, इस पर एक घात 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 है, अगर ये डबल होती तो डबल घात होती। ये देखिए हमको क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। दोनों में से देखिए एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं आती। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, एचसीएफ एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक। एलसीएम महत्तम समवर्तक मतलब निम्नतम घातें, एलसीएम यानी कि उच्चतम घातें। तो इसमें देखिए एलसीएम में क्या लेना है, उच्चतम घातें। उच्चतम घातें क्या है, सबसे पहले क्या है, छोटी संख्या है 2, तो हमको 2 लेनी है, इंटू फिर क्या आ रहा है, छोटी संख्या 7 आ रही है, तो हमको 7 लेना है, फिर क्या आ रहा है 13 आ रहा है, लेकिन 13 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो एक बार ही आ रहा है, तो हमें 1 लिख लेंगे। ये हो गया, ये हो गया एलसीएम। इसको ज्ञात करना है, ज्ञात कैसे करना है, भाग देना, गुणा करना है इसका, 13 सत्ते 91, 91 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, ये 182 क्या हो गया, एलसीएम हो गया हमारा, यानी कि लघुत्तम समवर्तक। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, निम्नतम संख्या, निम्नतम घातें। निम्नतम देखिए इसमें 2 की घात 1 आ रही है, इसमें 13 ही घात आ रही है, ये देखिए 2 अलग अलग है। अब एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों में समान कॉमन आए, जिसमें दोनों संख्याओं में कॉमन आना चाहिए। एलसीएम में ऐसा नहीं होता, एलसीएम में दोनों संख्या जितनी संख्या आ रही है वो लिख देती है, लेकिन एचसीएफ में दोनों संख्याओं में समान आना चाहिए। देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये 2 नहीं लिखेंगे। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये 7 नहीं लिखेंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है, एक संख्या है तो इसमें 13 ये एलसीएम हो जाएगा। इसको साफ कर देता हूँ, ये हमारा कितना हो गया 13 एलसीएम सॉरी एचसीएफ हो गया, यानी कि महत्तम समवर्तक। अब उसमें क्या बोला है कि जांच कीजिए, ये बोला ना जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है क्या। अब एक इसका एचसीएफ और एलसीएम का एक सूत्र बता देता हूं, एचसीएफ एलसीएम सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी ए यानी कि पहली संख्या, बी यानी कि दूसरी संख्या। ये एक सूत्र होता है, इसे ध्यान रखिए, आगे भी काम आएगा ये आपके। ये सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, या पहली संख्या या दूसरी संख्या। अब तो आप ज्ञात हमको ये जांच करनी है कि ये सही है, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया ये सही है या गलत है। तो एलसीएम कितना आएगा 182 की जगह लिख देंगे, इंटू आएगा तो इंटू, एचसीएफ कितना आएगा 13, तो हम ये 13 लिख देंगे बराबर ए यानी कि पहली संख्या हमारी क्या दी है 26, तो हम यहाँ 26 लिख लेंगे, इंटू दूसरी संख्या कितनी दी है 91, तो हम 91। अब हमको जांच कैसे करनी है, इनका गुणा करना है और इनका गुणा, अगर संख्या बराबर आती है तो हमारे लिए सही है, अगर हमारे बराबर नहीं आती है तो हमारे लिए गलत है। तो आइए शुरू करते हैं, पहले भाग दे देते हैं, 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 8 104 और 2 6, हासिल 10, 13 कम 13, 13 और 10 23, ये आ गया 2366। अब इसका गुणा कर लेते हैं, पहले 1 से गुणा कर लेते हैं, 6 2 इंटू 9 6 54 5 9 दूनी 18 18 5 23, 6 4 2 6 3 और 2, ये देखिए ये भी 2366 और ये भी 2366, यानी कि ये हमारा सही है, ये हमारे जो एलसीएम निकला है वो सही है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला भी यहां से बता देता हूं।
तो अब करना है हमको दूसरा। दूसरा क्या था, 510 और 92। हम सबसे पहले 510 और 92, सबसे पहले क्या करना है हमको, इनको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए इसके। देखिए सम संख्या है 510 का सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 होगा, 2 पंच 10, फिर से 1 बचा 2 पंच 10। ये पीछे में सम संख्या है, 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, 15 होगा, 3 5 15 कट जाएगा। अब 5 है, 5 3 से कटेगा नहीं, तो इसलिए 5 से काट देंगे हम। 5 एकम 5, कितना बचा 3, 35 हो गया, 5 7 35, 17, 17 एक विषम संख्या तो 17 17 से ही जाएगा। अब ये 92 आ गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 बजे 2 छक्के 12, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 23, 23 से 23 से ही कटेगा, ये हो गया। अब इनको हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ऐसे लिख लेते हैं आप, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब ये देखिए 2 समान है तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 23, ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है, एचसीएफ और एलसीएम। पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और पहले ये निकाल लेते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम कैसे निकालना है, हमको इनको कॉमन निकालना है, यानी कि बड़ी से बड़ी उच्चतम उच्चतम घात। अब देखिए पहले तो हम कॉमन देखना है, क्या आएगा, 2 आएगा इधर और 2 इधर आएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कितनी है, घात 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर इंटू, अब अगली संख्या ये हटाइए, अब अगली संख्या क्या है, 3 है तो 3 इसमें नहीं है तो 3 लिख लेंगे, 5 है इसमें नहीं है तो 5 लिख लेंगे, इंटू 17 17 लिख लेंगे, इंटू 23 तो 23 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम, इसको हमें निकालना है। ये हो गया 4 4 3 12, 12 पर 60 60 इंटू 17 3 51 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, 39 कैसे गुणा करेंगे, जीरो का जीरो हम करेंगे, जीरो आएगा 6 का। देखिए एक आपको इसी से मैं आपको जो पीछे जीरो आती है उसका गुणा करना बता देता हूं। अभी देखिए अगर संख्या में पीछे जीरो आए तो आप डायरेक्ट इसे जीरो लिख दीजिए। अब पीछे अब सिर्फ इसका भाग दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए और जीरो ऐसी कैसी लगा दीजिए, 6 एकम 6, 6 नाम है 54 हासिल 5, 36 18 18 5 23। ये देखिए ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये एक तरीका होता है, अगर पीछे जीरो होती है तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, आपने सामने हमको एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि न्यूनतम संख्या न्यूनतम घात। अभी देखिए दोनों कॉमन है, 2 संख्या है, इसमें एक घात है इसमें 2 घात है, हम क्या लिखेंगे, छोटी छोटी यानी कि एक घात, तो ये 2 लिख लिया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो ये 3 भी नहीं होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो ये 5 भी नहीं होगा, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है तो ये 17 नहीं होगा, यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं है तो ये 23 नहीं होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अगर इसकी जांच करनी है एलसीएम और एचसीएफ जो हो गया, लेकिन अगर वो बोलता है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का एचसीएफ एचसीएफ सही है या नहीं है, तो यहाँ जांच जांच लिखकर क्या करना है हमको, वही मैंने सूत्र बताया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, इस सूत्र से हमको जांच करनी है। तो एलसीएम कितना हो गया, 23 460 इंटू एचसीएफ कितना आएगा 2, ए इंटू बी पहली संख्या यानी दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 510, बी दूसरी संख्या कितनी है 92। अब इनको गुणा करना है, इधर गुणा करना है, इसका गुणा करेंगे 0 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया इधर का। अब इसमें गुणा करना है, देखिए 2 का जीरो करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये आ गया। अब इसका करेंगे 9 का जीरो करेंगे 0, 9 का एकम करेंगे 9, 9 पन्ने 45, ये आ गया 0 2 9 5 और 1 6 4। अब देखिए इधर आ रहा है 46,920, इधर भी आ रहा है 46,920, यानी कि हमने जो एलसीएम निकाला है, जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सही है, हमारा ये आंसर सही है। अब करते हैं अगला। ये अगला सवाल है 336 और 54, इसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी पहले हमको क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालने हैं।
336 और इधर 54। सबसे पहले आप इनके गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड कैसे देखिए सम संख्या है, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 कितना बचा, 1 बचा, 13 हो गया, 2 छक्के 12 कितना बचा, 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 फिर सम संख्या है 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 फिर सम संख्या है, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 फिर सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये देखिए अब सम संख्या है, सबसे छोटी संख्या सम कौन सी, 3 से, 3 7 है 21 फिर ये 7 से कट जाएगा। अब इधर ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 14 2 छक्के 14 27 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 तरह का 3 एकम 3 ये देखिए ये आ गया। अब इनको हमको फिर से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर देखिए पहले कॉमन ले लेनी है। देखिए 1 2 3 4 तो इसको ऐसे लिखते 2 की घात 4 3 1 का घात 3 इंटू 7 ये हो गया इसका। अब इसका 2 का घात 2 इंटू 1 2 3 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 3 ये हो गया। अब क्या करना है, हमको कॉमन देखना है। देखिए ये 2 आएगा ये भी 2 आएगा, इस पे 1 घात है इस पे 4 घात है, तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, बड़ी से बड़ी घात यानी कि 2 की घात 4। अब इधर 3 है, इधर भी 3 की घात 3 है, तो बड़ी घात इसमें इसकी 1 घात है इसकी 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 की घात 3 बचा क्या 7। तो एलसीएम में जो जो नहीं बचता है उसे लिख लेते हैं। इनको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सोल्व करना है। 2 की घात 4 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 की घात 3 है तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ये इंटू 7। 16 कैसे भाग दीजिए, फिर 7 से भाग दीजिए, 16 सत्ते 112 चला 11 16 दूनी 32 32 और 1 33 और 10 43 इंटू 7 7 दूनी 14 चला 1 7 3 21 और 1 22 हासिल 2 7 चौक 28 और 2 30 30 24 आ गया क्या, एलसीएम आ गया। अब क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कोई न्यूनतम संख्या यानी कि न्यूनतम घात। अभी देखिए 2 है ना, 2 में सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1 तो हम 2 की घात 1 लिख लेंगे, तो यानी कि 2 लिख लेंगे। अब क्या आ रहा है, यहाँ 3 की घात 3 आ रही है, यहाँ 3 की घात 1 आ रही है, तो क्या लिखेंगे छोटी छोटी घात यानी कि 3 लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ 7 आ रहा है लेकिन यहाँ 7 नहीं है तो 7 नहीं हुआ लिखा, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 ये होगा हमारा एलसीएम और ये होगा हमारा एचसीएफ। अब इनकी जांच करनी है, जांच करनी है कि जो हमने जो किया है वो सही है या गलत है। तो जांच अनुसार या फिर जांच बराबर वही एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू पी। इस सूत्र ध्यान रखें, ये बाद में भी काम में आएगा, इसे ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं। एलसीएम एलसीएम कितना है 30 24 और एचसीएफ कितना है 6 बराबर ए इंटू बी यानी कि पहली संख्या कितनी है 336 इंटू दूसरी संख्या कितनी है 54। सिंपल इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है, जो संख्या आएगी वो चेक करना है सिर्फ। तो गुणा कर देते हैं 6 चौको 24 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14 0 है तो ऐसे कैसे 1 हो जाएगा 6 3 18 18 1 44। अब इधर चेक करना है 4 3 24 2 4 3 12 और 2 14 4 3 24 2 4 3 12 और 2 14 हासिल 1 4 3 12 और 1 13 इंटू 5 6 30 3 5 3 15 3 18 हासिल 1 5 3 15 और 1 16 4 4 8 3 11 हासिल 1 6 7 और 1 8 और 1। ये देखिए यहाँ भी 18 1 44 और 1 18 1 44 यानी कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है वो सही है। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। आइए अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए 12 15 और 21 आपको सिंपल क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे, गुणनखंड। ये संख्या है इनके पहले क्या निकालना है हमको, गुणनखंड निकालना है। तो वही सिंपल भाग देना है। 2 छक्के 12 2 3 6 3 में कितने चला 1 का तो ये हो गया। ये कितने 3 से 3 5 है 15 ये 5 से जाएगा 5 एकम 5 ये 3 से चला जाएगा 7 21 7 एकम 7 ये संख्या चली गई। ये संख्या हम इनको क्या लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो गुणनखंड के रूप में
2 इंटू 3, ये पहला हो गया। दूसरा 3 इंटू 5, दूसरा हो गया। तीसरा 3 इंटू 7। हमको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। सिंपल। एलसीएम क्या होती है? जो जिसकी उच्चतम घात होती है। देखिए यहाँ 2, ये कितना का? 3 है ये। अब ये देखिए यहाँ 2 आ रहा है, 2 संख्या आ रही है, 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहे, सिर्फ यहाँ 2 आ रहा है। कितनी है? 2। तो इन्हें 2 बार लिख लेंगे हम एलसीएम में। या तो आप इसे यहाँ पर घात के रूप में लिख सकते हो ऐसे करके, 2 की घात। इसे भी ऐसे करके लिख सकते हो, चाहे जैसे लिख सकते हो आप। ये हो गया। अब ये देखिए ये घात है, ये घात है, ये घात है, तीनों में आ रहा है समान, तो इसको एक बार लिख लेंगे। अब क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 इधर इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, लेकिन इसको एलसीएम में हम लिख सकते हैं। तो ये 5 आ गया। अब क्या आ रहा है? 7, तो ये 7 आ गया। एलसीएम में कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, और एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन आती है सिर्फ वो चीज लिखते हैं। तो आप इतना भी कर सकते हैं। तो उससे अगर आगे सॉल्व करना है तो आप इससे कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 का 60, 7 छिंग 42, यानी कि 420 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ देखिए यहाँ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं आ रहा है, इसलिए 2 नहीं होगा। देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 की घात एक है, यहाँ भी 3 घात एक है, यहाँ भी 3 घात एक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब क्या आ रहा है? देख 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, 7 यहाँ आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 3। और एलसीएम कितना हो जाएगा? 420। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। लघुत्तम सावर्धक 420, महत्तम सावर्धक 3। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या होगा? 17, 23 और 29। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 17, 23 और 29 इनकी भी क्या निकालने? पहले गुणन करना। अब देखिए अभाज्य संख्या है तो इसका कुछ नहीं जाएगा, 17 में जाएगा डायरेक्ट। ये भी अभाज्य संख्या है, 23 में जाएगा। 29 भी एक अभाज्य संख्या थी, 29 से ही कटेगा। सिंपल है। 17, 23 और 29 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। तीनों संख्या है तो हम तीनों लिख लेंगे ऐसा कैसा? 17, 23 इंटू 29 और एचसीएफ देखिए ये 17 इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो 17 नहीं होगा, इसमें 23 कॉमन नहीं होगा, इसमें 29 कॉमन नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, सिर्फ इनमें क्या होगा? एक कॉमन हो जाएगा, कुछ से कुछ नहीं होगा तो उसका एक होता है। और इसका जो भी आपको इसका गुणा करके बताना है, इसका गुणा करके आपको कमेंट में जवाब देना है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका जवाब आप कमेंट में दें। तीसरा करेंगे अब। तीसरा क्या कहा? 8, 9 और 25 इनकी भी क्या निकालने हैं? पहले गुणनखंड। ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तरह का 9, 3 एकम 3, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 एकम 5। इसको लिख लीजिए 2 की घात 3, इसको लिख लीजिए 3 का स्क्वायर, इसका 5 का स्क्वायर। अब निकालना कि एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर। एलसीएम वही सबसे बड़ी घात है, ये देखिए 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2 अलग अलग है। एलसीएम में इसको तीनों को लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, ये हो गया। इसका जवाब भी आपको सॉल्व करके कमेंट में देना चाहूँ तो मैं जवाब करवा सकता हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है भाई। इसको आप जवाब आप कमेंट में दीजिए, मैं आप सबका कमेंट देखूंगा। एचसीएम क्या होगा? देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसमें से कुछ नहीं होगा, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एक इन सब में कॉमन आ जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। आइए अब हम करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, मतलब एचसीएफ दिया है कितना हमको? हमारा 9। संख्या कितनी? ये संख्या है। एलसीएम 306, 357 ज्ञात कीजिए, यानी कि ये संख्या दी है और इन संख्याओं का एचसीएफ दिया हमको 9 और हमको ज्ञात करना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो आइए, मैंने कल एक सूत्र बताया था, एलसीएम बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। ये क्या होता है? ये होती है पहली संख्या, बी होती है दूसरी संख्या, ये हो गया।
हमको क्या करना है, सिर्फ संख्या लिखनी है और जो दिया है वो लिखना है हमको। देखिए एलसीएम हमको ज्ञात करना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ एचसीएफ कितना दिया है 9 बराबर संख्या ये पहली संख्या कितनी है 306, तो दिए 306 इंटू लगा इंटू दूसरी संख्या कितनी दी है 657। अब कुछ नहीं करना, जो गुणा की संख्या है वो बटे में पहुंच जाती है, तो एलसीएम बराबर गुस्सा जाएगी किसमें बटे में पहुंच जाएगी 306 इंटू 657 बटे 9। काटना है सिर्फ हमको 9 से काट दीजिए डायरेक्ट इसको, 9 कम 9 होती है 27, कितना बच गया 3 36 चौका 36, कितना होगा 34 इंटू 657। आप इसका गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, आप करके देख लेना। इसका हो जाएगा 28 3 3 2 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। क्या किया है, सिर्फ हमने सूत्र लिखा है, उस सूत्र में जो संख्या नहीं है वो लिखी है, एचसीएफ दिया है उसका और कैलकुलेशन की है। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या आएगा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, देखिए n है, n के लिए संख्या n की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब ये कह रहा है कि अगर छह कोई संख्या है, 6 पर n यानी कि n कोई एक प्राकृत संख्या कौन सी होती है 1 2 3 4 5 ऐसी अनंत होती है। 6 पर ऐसी कोई संख्या रख दे, इस पर वर्ग यानी कि इस पर संख्या घात चढ़ाने इस पर, और जो इसके बाद जो सॉल्व करेंगे उसके बाद जो लास्ट का अंक आएगा वो क्या कोई 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, सिर्फ हमको ये जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए आप करके देख लीजिए, जैसा 6 संख्या चढ़ाकर देख लीजिए, प्राकृत संख्या होगी, सबसे पहले 1 चढ़ा लीजिए, 2 3 अनंत तक होंगी, हम यहां तक देख लेते हैं। 6 की घातें होंगी, कितना आएगा 6 का वर्ग 2 आएगा, 6 का वर्ग आएगा तो कितना होगा 36, ये भी समाप्त नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 का वर्ग क्यों लगा, ये होगा 216, 4 भी कर देंगे तो भी पीछे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब 0 आएगी या नहीं आएगी जांच करना है। तो एक सूत्र होता है जो 0 पर समाप्त होने वाला, जैसे किसी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड अगर 2/5 में गुणनखंड आ रहा है उसमें, अगर उसका गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 आ रहा है ना, तो इसको वो उसकी जो लास्ट का अंक है वो 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं हम, इसका गुणनखंड होगा 2 इंटू 3, लेकिन लाना क्या है 2 इंटू 5, इसलिए 2 इंटू 3 आ रहा है, मतलब ये हमारा गलत हैगा, ये 0 पर समाप्त नहीं हुआ। तो हम कैसे लिख सकते हैं, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 प्राप्त नहीं होता है, अतः 6 की घात n करने पर कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये देखिए हमारा आंसर ऐसा लिख देना है आपको, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका 5 का। सिंपल क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है अगर लास्ट में 0 बोलना है, 0 पर आप अंक 0 समाप्त होती है नहीं होती, तो 2 इंटू 5 अगर किसी के गुणनखंड में आएगा तो ही वो 0 पर समाप्त होगी, या किसी के अंक लास्ट का अंक 0 आ रहा तो 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन क्या आएगा, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, ये देखिए प्लस आएगा, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों, क्या बोल रहा है, भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये भाज्य संख्या है लेकिन ये क्यों है, हमको ये दर्शाना है कि ये क्यों है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दिया मैंने, एक बार और बता देता हूँ, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होती है, लिख देता हूं, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। अब इनके 2 से ज्यादा कैसे हैं, देखिए एक तो 4 से कर जाएगा और एक
एक से कट जाएगा और एक दो से कट जाएगा, इसमें 3 हो गया इसके, मतलब ये 2 से ज्यादा। ये भी देखिए 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, मतलब इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड कैसे? जैसे 2 संख्या है, 3 मान लो, 3 है, 3 देखिए, एक 3 से कट जाएगा, एक 1 से कट जाएगा, ये सिर्फ इन्हीं से कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। जैसे 7 हो गया, 7 सिर्फ 7 से कटेगा, 1 से कटेगा। 11 हो गया, 11 सिर्फ 11 से कटेगा, 1 से कटेगा। जिनकी केवल 2 गुणनखंड होती है वे होती है अभाज्य, और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वे होती है भाज्य संख्याएं। लिख लीजिए, आपको लिखना होगा। अब अगला करते हैं, आगे करते हैं। जैसे ये सवाल दिया है कि व्याख्या कीजिए, पहले इसका करना है हमको। क्या दिया? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये संख्या दी है हमको। इसको भाज्य संख्या है, लेकिन इस वो बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। पहले हम इसको सोल्व करें। देखिए यह 13 दिख रहा है डबल, तो हम इनका कॉमन ले लेंगे। 2 समान संख्या है तो हमें दोनों में से प्लस है ना, ये संख्या लगे ये संख्या, इसलिए हम कॉमन ले लेंगे। 7 ऐसा कैसा, 11 ऐसा कैसा। जहां से 13 चला गया, कितना बचा? एक का गुना एक को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वैसा वैसा आएगा। अब कर लिए प्लस, देखिए यहाँ से 13 चला गया, क्या बचेगा? 1 बचा। इसको सोल्व करेंगे। 7 का 11 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 77, प्लस का बनेगा तो 1। 13 इंटू 77 और 1 78। अब ये देखिए संख्या, अब इनका गुणा कर लेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। आप देखिए यहीं से समझ में आ जाएगा आपको ये भाज्य संख्या है क्यों है। देखिए 13, ये 13 से कटेगी, 78 कितने से कट जाएगी? 13 से कटेगी, 2 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 78 से कट जाएगी। ये मतलब इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो हम इसे ऐसा लिख देंगे कि यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ये लिख देंगे यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसी तरह अगला करना है ऐसा। ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये देखिए इसे भी सॉल्व करना है। ये देखिए ये 5 आ रहा है प्लस के उस तरफ और ये 5 आ रहा है, तो हम यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। क्या? 5। ये 5 हमने कॉमन ले लिया। अब ये संख्या उतारेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 चला गया, क्या बचा? एक में 1 का 6 गुणा करेंगे, किसी भी वही किया आएगा, इसलिए लिखने से कोई फायदा नहीं है। 3 इंटू 2 इंटू ये भी एक है, ये भी हट जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 है तो ये 5। देखिए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा? 1, तो 1 लिख लिया। अब ये 5 ऐसा कैसा? अब इनको सॉल्व करेंगे। 7 6 42, 42 चौके 84, ये 84 हो गया, इंटू 4 दिया 12। इसको सॉल्व करेंगे। 12 चौके 48, वहां से लाई 4, 12 8 96, 96 और 4 100, इंटू कितना? 5, तो ये 5 लिख लिया। बोला कर दीजिए 5 8, हाँ 5 8 40, सॉरी होगी, ये आ गया 1008। यहाँ प्लस का बने तो ये प्लस का बने, ये 5, ये 5 उतार लिया, ये प्लस का बनेगा, ये ऐड हो जाएगा। कितने हो जाएंगे जी? 1009, प्लस का ऐड हो जाएगा, 1009 हो जाएंगे। उसका गुणा करेंगे। 5 नाम 45, 2 0 है, 2 0 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसको बताना है कि भाज्य क्यों है। देखिए एक 5 से कट जाएगा, एक इसी जो स्वयं की संख्या से कट जाएगा और एक 1 से, मतलब इसके 3 है, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड है इसके। तो हम यही लिख देंगे यह संख्या भाज्य संख्या क्योंकि इसकी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है। हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ बताना है कि क्यों है ये। तो हम ये भाषा लिख देंगे यह संख्या भाज्य संख्या क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ये हमारा। आइए हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां देखिए बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सॉल्व करे हुए तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। क्या है सवाल? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार मतलब गोलाकार रहेगा, ये गोलाकार पथ रहेगा। इस मैदान का एक चक्कर, इस मैदान का यहां से लगाता है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। रवि क्या कह रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से और एक ही समय। जैसे मान लीजिए 12 बजे चलते हैं, एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही समय पर चलते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि इस तरफ एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद भी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब वो ये बोल रहा है कि वो यहीं से दोनों एक साथ चलते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, एक 18 मिनट में और एक 12 मिनट में चक्कर लगाता है। रवि 12 मिनट में एक राउंड से लगाता है और सोनिया 18 मिनट में लगाता है। वे दोनों किस जगह पर, मतलब कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो आइए देखिए, ऐसे सवाल आए, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है इनका, लघुत्तम समावर्तक, सिर्फ यही निकालना है। देखिए अलग अलग निकालोगे आप, ऐसे करके इसका अलग निकालो, इसके अलग। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे 2 आ गया, 3 संख्या आ गई, तो इनका आप एक साथ एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। देखिए 18 और 12 इन दोनों को आप एक साथ रख लें, ये रख लिया हमने। अब दोनों का एलसीएम साथ में निकालें। साथ में देखिए कैसे निकालना है, ये 18 है, ये 12 है, ये दोनों संख्या किससे कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी, तो 2 नाम 18 और 2 चक के 12। अभी देखिए 9 है और ये 6 है, आप छोटी छोटी संख्या काटिए, आप पहले 2 से काट दीजिए, 9 से कटेगा नहीं तो 9 ऐसा कहेगा, 2 3 6। अब देखिए विषम संख्या आप किससे कटेगा, 3 से, 3 तरह का 9 और 3 एकम 3, फिर ये 3 से 3 एकम 3। तो ये आपका देखिए अलग अलग करोगे तो आपको इनका कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन आप एक साथ करोगे ना तो आपका जो संख्या आएंगी यही डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा, सिर्फ गुणा करना है आपको। तो गुणा कैसे करना है आपको, यही कर लीजिए, चाहे यह कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 है, 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 मिनट। यानी कि वो रवि और सोनिया जब मिलेंगे एक साथ तो कितने बजे मिलेंगे, कितने टाइम पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद। यानी कि अगर 12 मानेंगे तो हम 12:36 पर मिलेंगे, अगर 6 मानेंगे 6 बजे 6 बजे स्टार्ट करते हैं तो कितने 6:36 पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 36 मिनट। 36 मिनट यही हमसे वो पूछ रहा था। ये हमारे आज का 1 चैप्टर पूरा हो चुका है, 1.1। अगली वीडियो में हम 1.2 करेंगे और उसमें वो खत्म कर देंगे। देखिए भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में क्या जो भी आपको डाउट लग रहा है इन सवालों में, या जो आगे कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी सवालों में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो कैसी बन रही है, जो कंटेंट मिल रहा है वो कैसा लग रहा है, आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।